प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। और आज सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, मुहर्रम का त्योहार करीब आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई साजिश की जा रही है। मुहर्रम का त्योहार मनाइए, इसमें कोई मनाही नहीं है, पहले मैं साफ कर दूं। लेकिन दर्शकों, मुहर्रम के नाम पर धमाके वाली साजिश की जा रही है। ये साजिश कैसी है, आज इससे पर्दा उठाऊंगा। लेकिन आप देखिए कैसे धमाका करके साजिश का संदेश दिया जा रहा है, दिखाइए जरा। आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतार कर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं ये साजिश कैसे की जा रही है। देख रहे हैं आप, धमाकों की मॉक ड्रिल की जा रही है। ये बाकायदा कार लटकी हुई है और इस पर लिखा है, ले हम फिर आ गए। दिखाइए जरा इसे। सवाल ये दर्शकों की याद देखिए आप, ये है वो पोस्टर, इस कार पर लिखा था ले हम फिर आ गए, यानी धमाका कार में हुआ और लिखा ले हम फिर आ गए। इसका मतलब क्या है, यही पूछा जा रहा है। और दिल्ली धमाके की याद आ गई दर्शकों, क्योंकि कार में धमाका हुआ था और ऐसा ही कुछ यहां पर दर्शाया जा रहा है। दोनों तस्वीर आपके सामने है। ना जाने दर्शकों यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए जरा, बाकायदा प्रैक्टिस की जा रही है। ये देखिए आप, धमाका कर दिया। आखिर ये कैसा प्रदर्शन है, दिखाइए जरा इस शख्स को, दिखाइए कैसे धमाका कर रहा है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर, आप देखिए। इस शख्स ने ट्यूबलाइट में विस्फोटक भरा और फिर वहां पर धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह स्टंट है, लेकिन स्टंट के नाम पर दर्शकों क्या कोई तैयारी चल रही है, क्या किसी की ओर यह इशारा करता है? अब यही सवाल पूछा जा रहा है। कहीं कार में धमाका, कहीं ड्रम में धमाका, कहीं ट्यूबलाइट में धमाका। वो सब तो ठीक है, चलिए धमाका कर रहे हैं आप,
कोई स्टंट दिखा रहे होंगे, मैं मान लेता हूं, लेकिन कार पर लिखना ले हम फिर आ गए, इसका क्या मतलब है बताऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मॉकड्रिल नंबर 1, कार में धमाका। मॉकड्रिल नंबर 2, ड्रम में ब्लास्ट। मॉकड्रिल नंबर 3, ब्लास्ट की प्रैक्टिस। ये खौफनाक साजिश से पहले की तैयारी के सबूत हैं, जिसकी एक एक तस्वीर जिहादी डीएनए भरी हुई है। जैसे सीरिया और लेबनान में क्रेन से लटकाकर जिंदा जलाने, फांसी चढ़ाने के मंजर आम हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन में वैसा ही मंजर, ऊपर से धमकी, लो हम फिर आ गए। वहां के आसपास के सभी हिंदुओं को डराने, धमकाने और एक आतंकी मानसिकता से तुरंत त्रस्त करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। सवाल ये नहीं कि साजिश किसकी, सवाल ये कि साजिश के पीछे सोच किसकी, मकसद क्या, किसके लिए वो आ गए। क्या दिल्ली ब्लास्ट की तरफ इशारा है या मुहर्रम पर किसी बड़ी साजिश का संकेत है? दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कैसे ये साजिश की जा रही है और इसके पीछे मुझे लगता है कि साजिश भी हो सकती है, इसलिए पहले से ही पुलिस ने तमाम तैयारी की। आइए आपको बताता हूं तैयारी क्या है, आप देखिए जरा। ऐसे ही मजमा लगा है मुहर्रम पे। मुहर्रम से पहले बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी दर्शकों, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह तस्वीर सामने आई, ये खौफनाक तस्वीर। उज्जैन में दिल्ली ब्लास्ट को दोहराने की रिहर्सल की गई है। ठीक उसी तरह कार में ब्लास्ट किया गया दर्शकों, जो दिल्ली में हुआ था। मुहर्रम जुलूस में धमाके की ड्रिल के साथ धमकी वाले पोस्टर भी लगाए गए। कैसे? जुलूस में पोस्टर पर लिखा गया, लो हम फिर आ गए। इसका क्या मतलब है दर्शकों? सवाल यह कि इन पोस्टर के जरिए आखिर किसे धमकाया जा रहा है? क्या हिंदुओं को किसी तरह की धमकी देने की कोशिश की गई है, या फिर दिल्ली जैसे धमाके की कोई दूसरी साजिश रची जा रही है? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मजहबी जुलूस में जिहादी धमाके की प्रैक्टिस की गई। और सवाल यह दर्शकों कि आखिर ये बम धमाकों जैसे सीन क्यों, इनसे कैसी खुशी मिल रही है, किसे खुशी मिल रही है? और बड़ी बात क्या है दर्शकों, उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान ये धमाके किए गए। आपको बताऊं, एक कार को ये देख रहे हैं आप, क्रेन से हवा में लटकाकर उसमें ब्लास्ट कर दिया गया। और ब्लास्ट को लेकर अब हिंदू संगठन के लोग सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि इस ब्लास्ट में साजिश हो सकती है, इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस की टीम इसे लेकर क्या कह रही है, सुनवाता हूं आपको। कल रात को एक अखाड़े में अडान मोहल्ले बड़नगर में एक क्रेन के माध्यम से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के एक विस्फोटक एक विजुअल सामने आया है। उसमें हमने तुरंत धारा 125, 285, 288 में BNS के तहत FIR पंजीबद्ध किया है। उसमें हमने 4 नामजद आरोपी बनाए हैं, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र शोएब खान है और उसके अलावा जो 2 लड़के गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहे थे, जिनका नाम जाहिद खान और तालीम है, उनको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है। वैसा दृश्य प्रतीत हो रहा था जैसे वहां के आसपास के सभी हिंदुओं को डराने, धमकाने और एक आतंकी मानसिकता से तुरंत त्रस्त करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। जिस प्रकार का वीडियो आया बेहद गंभीर है। क्या शासन प्रशासन ने ऐसे विस्फोट की अनुमति दी थी क्या? अगर वहां कोई बड़ा हादसा हो जाता, कुछ लोग हताहत हो जाते, कौन जिम्मेदार होता? लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो आप देख रहे हैं इसके पीछे भी साजिश है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि कुछ दिन पहले यह मदनी साहब, उज्जैन में जो धमाका हुआ है उसे लेकर मदनी साहब ने एक बयान दिया कि जिहाद करो, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। सुनवाइए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आखिर मदनी के बयान पर हंगामा क्यों मचा हुआ है? तो हमने उसकी भी पड़ताल की, उसके बारे में भी सारे सबूत जुटाए। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। जब हमने देखा कि मदनी कहते हैं जिहाद करना आपका फर्ज है, तो उज्जैन में टेरर ड्रिल की जाती है, कार में धमाका किया जाता है
और उस पर लिख दिया जाता है लो फिर लौट कर आ गए, ऐसी धमकी दी जाती है। अब हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। मदनी ने एक बयान दिया था, 30 करोड़ मुसलमान हैं, हमें कौन हाथ लगाएगा। तो दर्शकों, इसका अंजाम क्या हुआ? दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल हो गया था अगले ही दिन, और पुलिस पर पथराव हुआ और वहां पर हमला हुआ। तो क्या मदनी के बयान की वजह से इस तरह की हरकत की जा रही है? सुनाता हूं मदनी क्या कहते हैं। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का बयान 1803 के अंदर दिया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतार कर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ताजिए निकलने वाले हैं मुहर्रम पर, कई जगह पर ताजिए निकलेंगे, लेकिन कोई विवाद ना हो। अगर कोई साजिश कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस की तैनाती है। यह योगी के सिंघम और ताजिए की लंबाई तय कर दी गई है, उसकी हाइट तय कर दी गई है। दर्शकों, जरा सा भी ज्यादा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आज देखिए, कई जगह पर पुलिस की टीम पहुंची और ताजिए की हाइट को चेक किया गया। सुनवाइए जरा इसे। कितना हुआ? 7 टोटल जो इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई 10 फीट, ये हो गया 7 फीट और 3 फीट की हो गई तो उससे ठीक रहेगा। देखिए, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांति से हर त्योहार मनाया जाए, यही सरकार की कोशिश है। और दर्शकों, इसके लिए क्या किया जा रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, ताजिए की हाइट चेक की जा रही है। मुहर्रम पर भले ही मध्य प्रदेश में धमाके वाली ड्रिल चल रही हो, लेकिन यूपी में मुहर्रम पर सिंघम का एक्शन जारी है। योगी के सिंघम ताजिए को इंच इंच से नाप रहे हैं, क्योंकि योगी ने आदेश दिया है 10 फीट से लंबे ताजिए नहीं चलेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में एएसपी अनुज चौधरी ने एक अभियान चलाया। दर्शक, इस दौरान इंच टेप से ताजिए की लंबाई नापी गई। दरअसल मुहर्रम से पहले यूपी पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है। संवेदनशील जिलों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। ताजिया मार्गों पर प्रशासन पहले से सत्यापन भी करा चुका है। निर्धारित रूट से बाहर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आपको बताऊं, योगी ने हर मुहर्रम जुलूस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के आदेश दिए। योगी ने कहा, मुहर्रम मातम का त्योहार है, हथियारों की प्रदर्शनी का नहीं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शनी लगा रहे हैं, वो सावधान रहें। सुनिए सर। लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के, उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था, जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया भाई आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट जमीन से लेके ऊपर तक। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर, और ये खबर मैं आपको कह रहा हूं पहले दिन से लगातार हम दिखा रहे हैं, और आज इसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है। दर्शकों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और चढ़ावा चोर हिरासत में लिए गए। इनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, एसआईटी ने जांच की। सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए मैं आपको बताता हूं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इधर श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, यानी ट्रस्ट ने पहली एफआईआर दर्ज करा दी है। इसमें किस किस का नाम है यह भी आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दर्शकों, दिखाइए जरा। यह है दर्शकों, जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनमें टिन्नू यादव महत्वपूर्ण है।
एक और चेहरा महत्वपूर्ण है, अनुकल्प है दर्शकों इसमें। आपको बताया लवकुश मिश्रा है, ये वो नाम है जो अभी तक शक के दायरे में थे, संदिग्ध थे, लेकिन अब 6 नाम सामने आ गए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, दिखाइए जरा। बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरे मामले को लेकर धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, लेकिन दर्शकों जो आज खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो इसमें वो लोग सामने आ गए हैं जो पहले दिन से शक के दायरे में थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चढ़ावा चोरों पर एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। आज अयोध्या पुलिस ने 2 चढ़ावा चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि आज चढ़ावा चोरों पर पहली एफआईआर दर्ज की है दर्शकों। इस एफआईआर में कुल 8 नामजद और कई अज्ञात आरोपी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत की और इसके बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद यह एक्शन हुआ है। एफआईआर में आपको दिख रहा है, ये टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा का भी नाम इसमें है। आरोपी टिन्नू यादव को चंपत राय का करीबी माना जाता है, जबकि एफआईआर में आरोपी लवकुश के पास से भारी कैश मिला है। कहा जा रहा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने वाली हैं, यानी विपक्ष अब तक जिसे मुद्दा बना रहा था, एफआईआर से वो मुद्दा भी खत्म हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था दर्शकों कि इस पूरे मामले पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और अभी तक इस पूरे मामले पर किस किस का नाम है, एफआईआर में कौन कौन सी धारा लगाई गई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, धारा 306 बीएनएस की धारा लगाई गई है। क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी करना इस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 316 5 लगाई गई है, लोक सेवक, बैंकर या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात या गबन करना। धारा 317 बीएनएस की लगी है, आदतन चोरी का माल खरीदना या बेचना। धारा 317 5 लगी है, चोरी की संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करना। धारा 61 भी लगाई गई है दर्शकों एफआईआर में, आपराधिक षड्यंत्र रचना इसमें शामिल है। यह धारा लगी है। बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ ने कहा था दोषी कोई भी हो 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सुनिए जरा। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। लेकिन दर्शकों, यह तो बात हुई चढ़ावा चोरों पर एफआईआर की। अब इस मामले में सियासत भी होने लगी। आइए आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचे और दावा किया जा रहा है कि ये जो सबूत हैं, ये उन्होंने एसआईटी को सौंपे हैं। उनका कहना है कि उनके पास घोटाले का भी सबूत है। यही वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, संजय सिंह अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप लगाते हैं, बाकायदा उन्होंने कागज दिखाए। इसे भी दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब संजय सिंह के बाद ओवैसी सामने आ गए। ओवैसी ने आज ही पूछा एफआईआर कब होगी, बुलडोजर कब चलेगा। सुनवाइए जरा। अब नहीं मालूम, हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? लेकिन दर्शकों, इधर अखिलेश यादव भी इस पर सियासत कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। बड़ी बात यह है दर्शकों कि जो कहा गया कि चांदी सोने के आभूषण भी गायब है, उसको लेकर अब सिंधी समाज ने एक दावा किया है।
और बाकायदा जो चांदी की ईंटें थी दर्शकों, उसकी एक एक जानकारी दी गई है। सुनवाइए जरा, इसे डिस्प्ले करिए। ये 1 किलो चांदी की ईंट जो कि हमारे वरुण देवता के फोटोग्राफ्स के साथ, ये पूरी ईंट हम अच्छी तरीके से इन डब्बों में पैक करके और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये सारी की सारी ईंटों को हम लोगों ने इन डब्बों के अंदर पैक करके इन डब्बों को सील कर दिया गया है और ये सारे के सारे डब्बे अयोध्या की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, कल मैंने आपको दिखाया था काकभूषुंडी, ये देख रहे हैं आप, ये गायब हो गए थे, दावा किया गया, लेकिन अब ये मिल गए। दावा किया गया था कि ये चोरी हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिखाइए जरा, दोनों तस्वीर दिखाइए। ये कल जो तस्वीर आई थी कि ये गायब हो गए, लेकिन अब बताया गया है कि ये वहीं पर मौजूद हैं। और सुनिए जरा, इस अफवाह को लेकर सफाई दी गई है, सुनवाइए जरा, प्ले करिए। ये समाज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काकभूषुंडी जी का वो मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं। कि काकभूषुंडी एक महिला ने जो है दान दी थी, उस काकभूषुंडी के लेकर के सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि वह भी चोरी हो गया। वह देखकर मुझे बहुत में मर्माहत हुआ। मैंने कार से पूरम गया, वहाँ देखा कि काकभूषुंडी जी का नित्य अर्चन वंदन हो रहा है, पूजा हो रहा है। मैं उन दानदाताओं, उन श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा जिन्होंने काकभूषुंडी दी है, आकर के कार सेवक पूरम में देख लें और इस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया पर अफवाह न उड़ाएं, जिससे हमारे सनातनी बड़े ही मर्माहत हो रहे हैं। बहुत मर्माहत की गई है, अब मर्माहत मत किया जाए। सोचा दर्शकों, आप कल कहा गया था कि काकभूषुंडी गायब हो गए, आज वो मिल गए। अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। क्या सियासत भी ऐसे ही की जा रही है? इसी वजह से की जा रही है? राम मंदिर में चोरी मामले में विवाद हर दिन बढ़ रहा है। आज इसे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने नया दावा किया। इसे लेकर संजय सिंह सबूत के साथ एसआईटी प्रमुख कुमार विश्वास के पास पहुंचे और लखनऊ एसआईटी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने चोरी को लेकर सबूत दिए। एसआईटी को संजय सिंह ने करीब 12 मिनट में 11 सबूत सौंपे हैं एसआईटी को संजय सिंह ने, और उन्होंने दावा किया कि उनके पास घोटाले में 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, जिनमें 1.2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया, और दावा है कि 9 करोड़ की जमीन को 55.45 करोड़ में खरीदा गया। साथ ही 200 किलो चांदी और पादुकाएं, हार चोरी पर भी उन्होंने दावा किया। वहीं संजय सिंह के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए। ओवैसी ने कहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एफआईआर कब होगी, हालांकि एफआईआर हो गई। अब वो कहते हैं कि किसका घर तोड़ा जाएगा, हमें इसका इंतजार है, बुलडोजर चलेगा या एनकाउंटर होगा। सियासी आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दी। याचिकाकर्ता से कहा गया कि वो 29 जून को इस याचिका का जिक्र करें। अब दर्शकों, इसे लेकर कैसे सियासत हो रही है वो जरा मैं आपको सुनवाता हूं। तो श्री राम के मंदिर में हुए घोटाले से देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, और फिर एफआईआर अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे। लोगों को
लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। अब तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई, ये तो कोई नहीं कहता कि वहाँ चोरी नहीं हुई। तो आपने जो चोरी की है वो आपने किसी व्यक्ति विशेष, किसी मनुष्य से नहीं की है, बल्कि आपने भगवान से चोरी की है। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और अहम खबर आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है, ये पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर बड़ी साजिश करता है, लेकिन अब ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर आ गया, और जो मोसाद के निशाने पर आया उसका बचना मुश्किल होता है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। मुनीर को मारने का पूरा प्लान मोसाद ने बना लिया था। दावा यह किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में मोसाद मुनीर का खात्मा करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मोसाद जानती है कि पाकिस्तान का ये मुल्ला मुनीर कितना बड़ा खतरा है। अगली तस्वीर दिखाइए। मोसाद ने, दर्शकों, ये खुद दावा किया गया है, मोसाद के एजेंट बिल्कुल तैयार थे, मुनीर को मारना चाहते थे। पीस डील कराने जो मुनीर पहुंचा वहीं उसका खात्मा होना था। अगली तस्वीर दिखाइए। यह दावा किया है ब्राजील के पत्रकार ने, यही है वो, इनका नाम है पेपे एस्कोबार, और ये दावा करते हैं कि मोसाद ने प्लान बनाया था। सुनवाइए जरा इन्हें। Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. सोचिए दर्शकों, आप, मोसाद यूं ही मुनीर को क्यों मारेगी? क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ है, और वो मोसाद के पास एकमात्र और सबसे बड़ा कारण है जो मुनीर का खात्मा करवाएगा। बताऊंगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर को मारने का प्लान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बनाया था। दावा यह कि स्विट्जरलैंड में मुनीर और उसकी टीम को जान से मारने की साजिश थी और मोसाद ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी। यह दावा ब्राजील के एक पत्रकार ने किया। Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया, लेकिन दुनिया जानती है मोसाद ने जिसको टारगेट पर लिया वो उसे खत्म करके ही दम लेती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये ऑपरेशन बीच में क्यों रोका गया? बस देखते जाइए। सवाल यही है कि जब पूरा ऑपरेशन तैयार था, मामला सेट था, तो फिर आखिर मोसाद पीछे क्यों हटी? मैं आपको बताता हूं दर्शकों। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब मुनीर को निपटाएगी। मोसाद ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को मारने की प्लानिंग भी की थी। दावा है कि स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता के दौरान मुनीर को मारना था। यह दावा ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में किया। स्विट्जरलैंड में मुनीर और पाक प्रतिनिधिमंडल की हत्या की जा सकती थी। पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को मोसाद के प्लान की जानकारी मिल गई। दावा यह भी है कि पाकिस्तान ने ओमान के जरिए इजराइल तक यानी नेतन्याहू तक एक संदेश पहुंचाया, अगर मुनीर और पाक डेलीगेशन को कुछ हुआ तो इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। हालांकि ब्राजील के पत्रकार के दावे को पाकिस्तान खारिज करता है। दावा यह कि इजराइल अमेरिका ईरान के बीच पीस डील से खुश नहीं है। पाक आर्मी चीफ मुनीर के मीडिएटर बनने से भी इजराइल नाराज है। माना यह जा रहा है कि मोसाद मुनीर को रास्ते से हटाना चाहती है। इजराइल और पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोई रणनीतिक साझेदारी भी नहीं है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता भी नहीं दी और इसलिए यह लड़ाई अब आगे बढ़ती हुई
दिखाई देती है। सुनिए जरा पत्रकार ब्राजील के क्या दावा करते हैं। पूरी कहानी ये है कि पाकिस्तानी सैन्य खुफिया ने एक सूचना को इंटरसेप्ट किया। मोसाद नेतन्याहू के आदेश पर तैयारी कर रहा था। आसिफ मुनीर की हत्या का प्रयास था। स्विट्जरलैंड गए बाकी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भी निशाने पर हो सकते थे, जिसके बाद पाक ने मध्यस्थ ओमान के जरिए इजराइल को संदेश भेजा, यदि आप हमारे प्रतिनिधिमंडल को छूते हैं तो आपको दुनिया के मानचित्र से मिटा देंगे। ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इजराइल को धमकी दी। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, मोसाद इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। और ऐसा लगता है कि अगर मोसाद ने प्लान बनाया और अभी वो प्लान कामयाब नहीं हुआ तो एक ना एक दिन जरूर किया जाएगा। मोसाद की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज में होती है। मोसाद दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर सकती है। मोसाद का सिद्धांत किसी भी सीमा या कानून की परवाह किए बिना दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारना, कुछ इस तरह। और इजराइल का तो इतिहास भी रहा है दर्शकों, वो दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। दरअसल 1972 में जर्मनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के ये जो एथलीट्स आपको दिख रहे हैं, 11 एथलीट्स, इनको मार दिया। ये आतंकी हमले की तस्वीर है उस दौरान जब हुई थी। पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को मार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया। इजराइल ने घटना के बाद मोसाद को एक्टिव किया। ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड नाम दिया गया और मोसाद ने 20 से 25 आतंकवादियों की लिस्ट बनाई जो इसमें शामिल थे। ये आतंकी दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे हुए थे। और दर्शकों, 1973 में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के नेताओं को बेरूत में मारा। पहली कार्रवाई, मोसाद के एजेंट्स ने कुछ आतंकियों को जहर देकर मार दिया, कुछ को रोड एक्सीडेंट में मार दिया गया और कुछ के घर में घुसकर मारा गया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इजरायली खिलाड़ियों को मारने वाले किसी भी आतंकी को मोसाद ने जिंदा नहीं छोड़ा। इजराइल का बदला करीब 20 साल तक चला। 1972 में शुरू हुए ऑपरेशन को 1990 के बाद समाप्त किया गया। मोसाद के इसी खतरनाक अंदाज से मुनीर डर गया है। मोसाद ने अगर मुनीर को टारगेट पर ले लिया तो अंजाम केवल मौत है। और इसे लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी सवाल किया, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। तो सीधी बात है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एनिमी समझते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। और इस बार ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर यूएस इजराइल के साथ चल रहा था और उसका ब्लेम इजराइल पाकिस्तान को अगर करता है तो कोई नई बात नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात होगी ये कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंटी इजराइल है और रहेगा, ये इजरायली समझते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि उसका ट्रिगर जो है वो मुनीर के पास है या आर्मी चीफ के पास है। सो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की प्लानिंग करी जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस अभी एक डाउन स्विंग में हैं और इसको मुझे लगता है मोसाद हमेशा इंतज़ार की एक मोमेंट की फिराक में रहेगा। इसको जहाँ पे इस चीज़ को नज़रअंजाम कर पाए, वो पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरता और इसको पाकिस्तान की कोई भी ऐसी धमकी इसको इजराइल के ऊपर नहीं असर करती है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बुनियादी रिश्ते हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यह पाकिस्तान इजराइल के निशाने पर आ गया है और पाकिस्तान की आवाम भी अब एक तरफ बलूचिस्तान में आवाज बुलंद कर रही है और इधर पीओके में वहां के लोग परेशान हो गए। उनका कहना है कि हमें यहां रहना ही नहीं। सुनवाइए जरा कैसे सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। इधर दर्शकों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम दिखाइए। कभी बुज़दिल पैदा नहीं किए। आपको बताऊं दर्शकों, रावलकोट में सैकड़ों लोग अभी तक जमा हैं और देखिए आप जरा
पीओके में माहौल बदल रहा है। सुनवाइए जरा इसे, एमएस सुनाइए। रावला कोर्ट के अंदर हमें अभी तक पता ही नहीं, हमारे जो है वो सैकड़ों नौजवान जो जिनका हमें पता नहीं कि वो जिंदा है या शहीद कर दिए गए। क्या ये आपने कभी फलस्तीन में देखा? लेकिन ये जो पाकिस्तान की दर्शकों, पीओके में तो बच्चे भी अब बगावत पर उतर आए। उन्होंने कहा है कि मुनीर और उसके डरपोक फौजी किसी काम के नहीं। सुनवाइए। कुछ भी हुआ, यह बात मैं कह रहा हूँ कि रास्ता नहीं मिलेगा। पूरा मंत्री कैसे हम इधर बैठे हुए, पूरा मंत्री कैसे हम इधर हड़ताल दी हुई है, हम काफिले में पूरा मंत्री कैसे बैठे। आपको बताऊं दर्शकों, यहां इतना ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है, 400 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ये दावा किया गया, लेकिन अब तक ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। यानी मुनीर की सेना सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार रही है। और दर्शकों, अब तो खबर यह है कि वहां पर दवाइयां, खाने का सामान तक रोक दिया गया है। सुनिए जरा। के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहता हूं, जैसे कि आप बताते हो, हर जगह में बताते हो पीओके हमारा है। अगर आपका है पीओके, अगर आपको पता है कि हमारा है पीओके, तो इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कभी तौर पे उसमें मुझे निदाबंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो है किसी शख्स का दुनिया में कहीं भी उसको ये एंटाइटल नहीं करता कि वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को जो है चैलेंज करे या उसके साथ जो है बेवफाई करे या गद्दारी करे। बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं एक और अहम खबर। आज वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप आया दर्शकों, और आप ये तस्वीर अगर देखेंगे जो वेनेजुएला में आज सामने आई, प्रकृति का कहर। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, बिल्डिंग हिल रही है, टूट के गिर गई। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, 60 सेकंड तक शहर भर की इमारतें हिलती रहीं। दिखाइए जरा इन तस्वीरों को। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार तड़के 3:34 पर दर्शक ये भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.2 रही। ये एयरपोर्ट पर क्या हाल हुए वो भी जरा सुनवाइए। Hermano, no, fuera más peligroso, hermano. Por allá, señores, al puerta 4, por allá. Ya. दर्शकों, आपको बताऊं 164 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए जरा सड़कों पर कैसे तबाही का मंजर दिखाई दिया। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं वेनेजुएला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां की राजधानी में
पहला झटका आया 7.2 तीव्रता का दर्शकों। इसके बाद दूसरा और तेज आया, उसकी तीव्रता 0.2 बढ़ गई। 7.4 तीव्रता ने पूरी धरती को हिला दिया और ऐसा भूकंप आया कि वहां लाशों का ढेर लग गया दर्शकों। सोचिए आप, ये प्रकृति का कहर था जिससे अब वेनेजुएला उबरने की कोशिश कर रहा है। आपको बताऊं, वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा महाप्रलय कहा जा रहा है दर्शकों इसे। जब भारत में आप और हम नींद में थे, सो रहे थे आराम से, ठीक उसी वक्त वेनेजुएला में शाम 6 बज रहे थे। तभी 39 सेकंड के अंदर एक बार में धरती 2 बार कांपी और ऐसी कांपी कि 126 साल का इतिहास बिखर गया। पहली बार जो भूकंप आया वो रिक्टर स्केल पर 7.2 का था। 39 सेकंड के अंदर जो दूसरा भूकंप आया उसकी तीव्रता और भी ज्यादा थी, 7.4 थी। यानी बैक टू बैक झटकों से पूरी धरती हिल गई। एक देश जो अच्छा खासा चल रहा था, एक नहीं कई शहर मलबे के ढेर में बदल गए। उस खौफनाक शाम के बाद वेनेजुएला ने अपने इतिहास की सबसे खौफनाक और स्याह रात देखी। तस्वीरें आप देखिए दर्शकों, वेनेजुएला में भूकंप में कितनी तबाही हुई। जब भूकंप आया तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उस समय ज्यादातर लोग घर में भी थे, बाहर भी थे। उनके ऊपर बिल्डिंग का हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिससे वो चीख पुकार करने लगे। कोशिश की भागने की, लेकिन बच नहीं पाए। कई रेजिडेंशियल इमारतें भूकंप के झटके की वजह से ढह गई। आपको बताएं, वहां की राजधानी में अभी भी हालात कंट्रोल से बाहर है। मलबे में हजारों लोग दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम मौजूद है, दिन रात काम किया जा रहा है। लोग अब भी घरों के भीतर जाने से बच रहे हैं क्योंकि भूकंप के बाद उन्हें आफ्टर शॉक का डर सता रहा है। आपको बताएं, एक इमारत में मलबे में फंसे 3 बच्चों को जिंदा निकाला। ये देखिए आप, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, राहत बचाव दल पहुंचा हुआ है और अब भी प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश की जा रही है, उन्हें बचाया जा रहा है। आपको बताएं, कहा गया है कि अमेरिका भी पूरी तैयारी में है। अमेरिका ने मेडिकल भेजा है और कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वेनेजुएला में लोगों को बचाया जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसे एडजस्ट करिए। 1 मिनट के अंदर वेनेजुएला में दर्शकों 2 बड़े भूकंप के झटके आए और कुछ इस तरह से इमारतें गिर गईं। वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 पर यह भूकंप आया और आपको यह भी जानकारी दे दूं, भारत में उस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 दर्ज की गई, जबकि दूसरे की 7.45 के आसपास रही, जिसने तबाही मचाई। राजधानी काराकस में सबसे बड़े आसपास कई बिल्डिंग्स हैं जहां नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा मौत हो सकती है, यह आशंका है, आंकड़ा नहीं है दर्शकों अभी। कई रिहायशी मकान और कमर्शियल इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अभी कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बताएं, इस मामले को लेकर वहां पूरी तैयारी की गई है। जो 971 लोग घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी कई लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और इसे लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no consonas con servicios esenciales. Hemos activado। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। यूपी में संगठन का विस्तार हो गया है, लेकिन 2027 चुनाव से पहले दर्शकों पीडीए वर्सेस ओबीसी नजर आ रहा है। कैसे, आइए आपको समझाता हूं। दिखाइए पहली तस्वीर। योगी की 2027 की टीम तैयार हो गई। आपको बताएं, योगी और पंकज चौधरी ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी के, और आज टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में कौन कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, पूजा पाल हैं, ये ओबीसी से आती हैं। सरोज कुशवाहा हैं, ये भी ओबीसी से आती हैं। नीरज सिंह हैं, ये राजपूत हैं, और रोहित हैं, इन्हें युवा मोर्चे की जिम्मेदारी दी है दर्शकों, और ये ब्राह्मण है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, इधर अखिलेश यादव पीडीए पर दाव लगा रहे हैं और योगी ने ओबीसी पर दाव लगाया है। लेकिन ये क्यों लगाया गया है आपको बताऊंगा,
क्योंकि अभी इस वक्त दर्शकों 2027 को लेकर जद्दोजहद चल रही है और यूपी में सियासत ऐसे की जा रही है कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी और योगी हैट्रिक लगाना चाहते हैं दर्शकों। कैसे, आइए आपको बताता हूं। बीजेपी ने यूपी में ऐलाने जंग कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है जिसमें 2027 चुनाव को खास तौर पर ध्यान में रखा गया। पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी में 52 नामों की घोषणा की है। 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और 3 कार्यालय मंत्री भी हैं। लेकिन कार्यकारिणी में ओबीसी के 25 नेताओं को जगह मिली है जिनकी संख्या पिछली कार्यकारिणी की तुलना में 60% से ज्यादा है। बीजेपी की पिछली टीम में ओबीसी नेताओं की संख्या केवल 16 होती थी। बीजेपी की टीम में अनुसूचित जाति की संख्या 8 से घटकर अब 5 हो गई है। ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटकर 6 और ठाकुरों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। गुर्जर और भूमिहार से 3-3 और वैश्य समुदाय से 2 लोगों को जगह मिली। सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं नीरज सिंह, उन्हें भी प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। इनके अलावा प्रतापगढ़ के रोहित मिश्रा को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। देखिए आप, ये तीनों खड़े हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है, बीजेपी की कार्यकारिणी में गोरखपुर का दबदबा रहा। कार्यकारिणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की छाप भी दिखाई दी। उनके 3 करीबी नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताऊं, 2 नेताओं को प्रदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी दी है। योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों गोरखपुर से आते हैं। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी में गोरखपुर का दबदबा बरकरार दिखता है। इसे लेकर पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबके लिए काम करती है और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होता है, चाहे हमारे मंत्रिमंडल का होता है, चाहे संगठन का होता है, सबको लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबके लिए काम करती है और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होता है, चाहे हमारे मंत्रिमंडल का होता है, चाहे संगठन का होता है, सबको लेकर के चलती है। इसी वजह से इस पीडीए को काटने के लिए ये नया एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक लेकर के आई है ये जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमेटी है। उत्तर प्रदेश की कमेटी में पहले 16 बैकवर्ड क्लास के पदाधिकारी हुआ करते थे और इस बार 25 बैकवर्ड क्लास के पदाधिकारी चुने गए हैं। 50% ज़्यादा है। ये संख्या बताती है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को 2027 में घेरने का एक पुख्ता प्लान बना चुकी है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूंगा। आज एक और अहम खबर आपके लिए लेकर आया हूं। आपके पास पासपोर्ट है? अगर पासपोर्ट है और आपको लगता है कि वो आपकी नागरिकता का सबूत है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि पासपोर्ट पर अब सियासत हो रही है दर्शकों। यानी पासपोर्ट भी अब नागरिकता का सबूत नहीं है। दिखाइए जरा, इसे मूव कीजिए। भारत में दर्शकों एक बहस छिड़ गई है, विशेष तौर पर भारतीयों में। पासपोर्ट को लेकर विवाद उठ गया है क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया और इस पर देश में सियासत होने लगी। कहा गया कि फिर नागरिकता का प्रमाण किसे माना जाए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने आवाज उठाई। कांग्रेस के कई नेताओं ने आवाज उठाई। कहा गया पहले आधार को भी ऐसे ही निरस्त किया गया कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है, पासपोर्ट नहीं, आधार नहीं, तो आखिर क्या। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देखिए, ये डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, यही है वो कांग्रेस के सांसद। इन्होंने कहा आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटर आईडी नहीं, इंडियन पासपोर्ट नहीं, तो फिर क्या आधार है? नागरिकता को आप कैसे साबित करें, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। आपको बताऊं मैं, इसे लेकर देश भर में अब सियासत होने लगी और दर्शकों, ये मुद्दा अभी थमेगा नहीं, ये मुद्दा अभी और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ सियासत नहीं है, लोगों के बीच में दर्शकों ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि करें तो करें क्या। पासपोर्ट को लेकर अब देश में एक नई बहस छिड़ गई। क्या हम सब पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र समझते हैं और विशेष तौर पर जब विदेश जाते हैं तो उसे ही दिखाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बारे में तस्वीर साफ कर दी। सरकार ने कहा पासपोर्ट नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है,
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह नागरिकता प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट महज एक यात्रा दस्तावेज है जो सुविधा के लिए दिया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पासपोर्ट धारक को कोई दिक्कत ना हो। विदेश मंत्रालय ने 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस पर यह बयान दिया है। सरकार के इस बयान के बाद चौतरफा सियासत भी हो रही है, जिसके बाद सरकार ने इस बारे में तस्वीर साफ कर दी है। सरकार ने कहा, यह गैर नागरिकों को भी दिया जाता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 में इस बात का जिक्र भी है, उल्लेख किया गया है। कानून की धारा 20 इस बारे में स्पष्ट करती है। ऐसे में पासपोर्ट नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। अब सोचिए दर्शकों, अब इसे लेकर देश भर में सियासत शुरू होने लगी। सुनिए जरा। जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है, भाई क्या प्रूफ है फिर? एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। पासपोर्ट कौन देता है? पासपोर्ट भारत की सरकार देती है और ये एक ऐसा एक दस्तावेज है जो विदेश के सरकार भी इसको तवज्जो देते हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर दिखाता हूं। जो राहुल गांधी माफी वीर की बात करते हैं, दरअसल वो खुद ही बार बार माफी मांग रहे हैं दर्शकों। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है, दिखाइए जरा। राहुल गांधी एक बार फिर कोर्ट में माफी मांगते दिखाई दिए। क्यों दर्शकों, ये मामला क्या है आपको समझाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे हैं कार्तिकेय, और उनको लेकर राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद मानहानि का दावा किया गया। अब राहुल माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो टिप्पणी क्या थी जरा सुनवाइए हमारे दर्शकों को, सुनवाइए। मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है। तो अब सोचिए जरा दर्शकों, आपको बताते हैं राहुल गांधी ने इसमें शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम लिया, लेकिन इसे लेकर उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको समझाता हूं। राहुल गांधी ने फिर से माफी मांग ली है दर्शकों। राहुल को अवमानना के मामले में आखिरकार माफी मांगनी ही पड़ी। राहुल ने शिवराज के बेटे कार्तिकेय के खिलाफ बयान दिया था। कार्तिकेय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, जो हाल ही में कृषि मंत्री हैं और बीजेपी की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं कार्तिकेय। राहुल ने कार्तिकेय के खिलाफ हाईकोर्ट में माफीनामा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने गलतफहमी में बयान दे दिया था। वो आगे कहते हैं, उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था। भाषण के दौरान गलती से कार्तिकेय सिंह का नाम आ गया। मेरे बयान को शिकायतकर्ता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल के इस बयान के बाद कोर्ट ने कार्तिकेय से जवाब मांगा था। कार्तिकेय ने आज कोर्ट में अपना लिखित बयान दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने मामला आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इस मामले को लेकर अब काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने किसी डर से माफी मांगी है? लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, मूव कीजिए इसे। बड़ी बात यह है कि अभी पनामा पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला था और उसमें कई सेलिब्रिटीज के भी नाम आते रहे हैं दर्शकों। लेकिन क्या हुआ उस मामले को लेकर, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह पूरा मामला था क्या।
राहुल गांधी ने कार्तिकेय पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बताऊं, राहुल ने 2018 का मामला है दर्शकों, जब कार्तिकेय का नाम लिया था, शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था। यह रैली झाबुआ में हो रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। राहुल ने कहा था, पनामा पेपर लीक में शिवराज के बेटे का नाम है। गोपनीय दस्तावेज में कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम का पता चला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का नाम आने पर उन्हें जेल हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं पनामा पेपर लीक क्या है। देश में एक लॉ फर्म थी जिसका नाम था मोज़ैक फिनसेका, और गोपनीय दस्तावेज लीक हुए थे। इसके 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज लीक हुए, जिसमें दुनिया भर के नेता, रईसों के और खिलाड़ियों के भी नाम थे। अपराधियों के निवेश की जानकारियां भी थी, जिसका पता चला इन लोगों ने पनामा में पैसे छिपा रखे थे। खबर थी भारत के 500 लोगों ने यहां पर ब्लैक मनी छिपाई। इन लोगों को संपत्ति छिपाने और टैक्स बचाने के लिए भी इनका नाम आया था, लेकिन इसे लेकर अब राहुल गांधी फंस गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है मुंशी प्रेमचंद से। वो कहते हैं, महान साहित्यकार प्रेमचंद जी, निराशा संभव को भी असंभव बना देती है, इसलिए निराश होने के बजाय संघर्ष करिए। सफलता का मार्ग संघर्ष से होकर गुजरता है। संघर्ष से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।